तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। हम जैसा कि कहा था आपसे आ गए हैं मध्य प्रदेश पीएससी 2021 का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए एमपीपीएससी 2015 से 2019 तक जनरल साइंस और एनवायरनमेंट सब्जेक्ट यानी कि सामान्य विज्ञान और पर्यावरण से जो सवाल पूछे गए हैं उनको लेकर उनका सेट लेकर तो देखिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वर्ष 2015 से। तो वर्ष 2015 में 10 सवाल पूछे गए थे जनरल साइंस और एनवायरनमेंट से, है ना। तो उसमें जो पहला सवाल था कि ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषक हैं। विकल्प है ए हाइड्रोकार्बन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है नाइट्रस ऑक्साइड और डी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका जो सही विकल्प है वो है डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और ओजोन परत को संक्षरण से बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि इनमें से कौन सा नवीनीकृत संसाधन नहीं है। ए विकल्प जल की ऊर्जा, बी सूर्य की ऊर्जा, सी पृथ्वी की ऊर्जा और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे से पूछा है कि नवीनीकृत संसाधन ऊर्जा का कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो है डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, नवीनीकृत संसाधन ऊर्जा के ऐसे संसाधन होते हैं जिनका क्षय नहीं होता है, जो समाप्त नहीं होते हैं, जिनका किसी न किसी तरीके से नवीनीकरण किया जा सकता है। तो जल की ऊर्जा ये नवीनीकृत संसाधन है, सूर्य की ऊर्जा ये भी नवीनीकृत संसाधन है और पृथ्वी की ऊर्जा की बात करें तो ये भी नवीनीकृत संसाधन है ना। तो इसका जो सही विकल्प है वो है डी। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो विकल्प है कि कौन जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है। ए वानस्पतिक संकेतक, बी हिमीय संकेतक, सी विवर्तनीय संकेतक, डी दीर्घकालीन परिवर्तन। तो इसमें आपको बताना है कि जलवायु परिवर्तन का कौन जो है संकेत नहीं करता। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी विवर्तनीय संकेतक। विवर्तनीय यानी कि ज्वालामुखी क्रिया के बाद जो होता है वही चीज़। तो इसका जो विकल्प है वो सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। ए काला, बी पीला, सी लाल, डी नीला। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है ए काला, यानी कि काला जो है ये प्राथमिक रंग नहीं है। देखिए लाल, पीला, नीला ये प्राथमिक रंग है और भौतिकी में हरा को भी प्राथमिक रंग माना गया है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्राथमिक रंग नहीं है कौन, काला। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ें तो यह है कि किसने आविष्कार किया कि पेड़ पौधों में जीवन है, यानी कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई। तो विकल्प दिए हुए हैं रॉबर्ट कोच, जेसी बोस, बेंजामिन फ्रैंकलिन और लुइस पास्चर। तो रॉबर्ट कोच इससे संबंधित नहीं है, जेसी बोस इससे संबंधित है, इसका सही विकल्प है बी। बेंजामिन फ्रैंकलिन इससे संबंधित नहीं है और लुइस पास्चर की बात करें तो इनके द्वारा ही पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया की खोज की गई थी, लुइस पास्चर। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 का सही विकल्प है वो है बी जगदीश चंद्र बोस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कि माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्न में से किसके अध्ययन करने में किया जाता है। विकल्प ए है दूर की वस्तुएं, विकल्प बी है पास की वस्तुएं और विकल्प सी है छोटी वस्तुएं और डी है सूक्ष्म एवं पास की वस्तुएं। तो इसका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा डी सूक्ष्म एवं पास की वस्तुएं। माइक्रोस्कोप का मतलब ही होता है सूक्ष्मदर्शी। तो सूक्ष्मदर्शी से जो पास और बिल्कुल छोटी वस्तुओं उनको देखा जाता है। माइक्रोस्कोप की बात करें तो इसके कुछ प्रकार होते हैं जिसमें प्रकाश की सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, परमाणविक सूक्ष्मदर्शी आदि भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं तो यह है कि किस रक्त समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक प्रदाता हो सकता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर। तो विकल्प दिए हुए हैं तो जिसका सही विकल्प है वो है ए ओ ग्रुप, यानी कि ओ रक्त समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक प्रदाता हो सकता है क्योंकि इनमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता और इसमें एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं ए और बी। जबकि अगर हम ए बी ग्रुप की बात करें तो ये सर्वग्राही होता है, यानी कि यूनिवर्सल कैचर, यानी सबसे लेने वाला होता है ए बी ग्रुप। इसमें कोई एंटीबॉडीज नहीं पाया जाता।
क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें कि दूध के घनत्व को किससे मापा जाता है। विकल्प दिए हुए हैं ABCD, तो इसका जो सही विकल्प है दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर से मापा जाता है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा A, है ना। अब हाइड्रोमीटर की बात कर लें तो हाइड्रोमीटर का मतलब होता है द्रव घनत्व मापी, ठीक है। और बैरोमीटर की बात करें तो इससे वायु दाब मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व मापा जाता है। और डी विकल्प है हाइग्रोमीटर, तो इससे आर्द्रता मापा जाता है। तो इसके यहाँ पे दूध का घनत्व लैक्टोमीटर से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। विकल्प दिया हुआ है A बैरोमीटर, B हाइड्रोमीटर, C पोलीग्राफ, D सिस्मोग्राफ। तो भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, D सिस्मोग्राफ से। जो अन्य विकल्प हैं देखिए, बैरोमीटर तो वही वायु दाब मापी, हाइड्रोमीटर से द्रव का घनत्व मापते हैं, और पॉलीग्राफ ये झूठ जांचने की मशीन होता है। यहाँ पे जो सही विकल्प है वो हो जाएगा D सिस्मोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी। तो आपको ये बिल्कुल याद होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेंसिलिन की खोज की गई थी 1928 में, ठीक है। और एक्सरे की बात करें, है ना, तो एक्सरे क्या है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण होते हैं और जिनका तरंग दैर्ध्य 10 से 0.01 नैनोमीटर होता है। इसके अलावा एक्सरे की खोज 1895 में विल्हेम कोनराड रंटजन के द्वारा की गई थी। और स्टेप्टोमाइसिन की बात करें तो स्टेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है और पेंसिलिन भी एंटीबायोटिकों का समूह है। और टेलीफोन की बात करें तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इसका आविष्कार किया 1876 में। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी पेंसिलिन की। आगे बढ़ते हैं वर्ष 2016 की तरफ। तो जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि आलू क्या है, मूल है, फल है, कंद है या सल्क कंद है। तो इसका जो सही विकल्प है आलू एक क्या है, कंद है, ठीक है। और स्वीट पोटैटो की अगर बात करें तो स्वीट पोटैटो जो मतलब मीठा मीठा होता है जिसको उबाल के खाते हैं नॉर्मली, अगर आपको याद हो कुछ जगहों पे उसे कांदा कहा जाता है, कुछ जगह अलुआ कहा जाता है, वो एक जड़ होता है। लेकिन आलू की बात करें तो आलू कंद होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है। यहाँ पे गैस दिए हुए हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हीलियम गैस को नोबल गैस कहते हैं और इसका वजह ये है कि मतलब उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं इनको। उत्कृष्ट गैस या देखिए जो हीलियम, नियान यानी कि शून्य वर्ग के जो भी तत्व है ना जिसमें हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान, रेडान शामिल है उनको उत्कृष्ट गैस कहते हैं क्योंकि ये रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं, मतलब इनका अष्टक पूर्ण होता है और ये जल्दी किसी भी तत्व से क्रिया नहीं करते, इसकी वजह से इनको नोबल गैस कहा जाता है। तो यहाँ पे जो विकल्प दिए हुए उनमें सही विकल्प हो जाएगा सी हीलियम, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि स्तनधारियों में श्वसन होता है। विकल्प है क्लोम, श्वास नली, त्वचा और फुफ्फुस फेफड़ा द्वारा। तो यहाँ पे स्तनधारियों में श्वसन होता है फुफ्फुस, डी फेफड़ों के द्वारा। क्लोम की बात करें तो क्लोम से यानी कि गिल्स जो होते हैं इससे मछलियों में श्वसन होता है। और श्वास नली की बात करें तो ये श्वसन में सहायता करता है। और त्वचा की बात करें तो जो उभयचर होते हैं उनमें त्वचा के माध्यम से श्वसन होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि सिरका का रासायनिक नाम क्या है। विकल्प दिए हुए हैं एसिटिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल। तो सिरका जो कि नींबू में पाया जाता है उसका जो रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल कहा जाता है, यानी कि CH3COOH इसका फार्मूला है, जिसे एथोनोइक एसिड भी कहा जाता है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा सिरका जो है ना औद्योगिक रसायन है, बहुत ज़्यादा इसका औद्योगिक प्रयोग होता है। जैसा कि शीतल पे जो हम लोग कोका कोला वगैरह पीते हैं ना उसमें भी इसको डाला जाता है पॉली इथाइलिन टेरिफ्लेट के रूप में। और जो फोटोग्राफिक फिल्म होता है उसमें भी उसका उपयोग किया जाता है। और जो लकड़ी का गोंद बनता है उसमें भी इसका उपयोग करते हैं। और जो सिंथेटिक फाइबर बनते हैं और कपड़ा बनाने में भी एसिटिक एसिड का उपयोग किया जाता है। थोड़ी सी बात कर लें ब्यूटेरिक एसिड का, तो ये भी एसिटिक एसिड का आगे का श्रेणी का ये अम्ल है ये। और फार्मिक अम्ल की बात करें तो ये मेथेनोइक अम्ल है, यानी कि सब एक ही उसके हैं फैमिली के। लेकिन यहाँ पे जो उसका सही विकल्प है सिरका की
एसिटिक एसिड। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि मायोपिया किस अंग का दोष है? हृदय, कर्ण, नेत्र, वृक्क। तो मायोपिया जो है ये आँखों का दोष है या बीमारी है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। और मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष, इसमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? विकल्प दिया हुआ है कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल और वाट। तो देखिए इसके ए बी सी ये तीनों विकल्प सही हैं। ये पूछ रहा है कि ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो यहाँ पे वाट ये ऊष्मा की इकाई नहीं है बल्कि ये शक्ति की इकाई है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो पूछा है कि निम्न में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? सॉरी, इसे हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़े तो सॉरी 7 की तरफ। खैर क्वेश्चन ये है कि साधारण बैरोमीटर में कौन सा ऐसे के द्रव्य का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर में जल, पारा, अल्कोहल या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही विकल्प है बी, पारा। साधारण बैरोमीटर में पारे का उपयोग किया जाता है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कि निम्न में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी प्राकृतिक गैस और डी यूरेनियम। तो इसका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा डी यूरेनियम। अब थोड़ी सी हम जीवाश्म ईंधन की बात कर लें। तो जीवाश्म ईंधन यानी कि ऐसा ईंधन जिसमें जीव का थोड़ी बहुत हिस्सा हो, अंश हो, जीवाश्म ईंधन कहलाता है। और जिसे हमने धरती से खोद कर निकाला हो, इसके अलावा उसमें जीवों का भी कुछ अंश हो, तो वो जीवाश्म कहलाता है। अब यहाँ पे कोयला जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन है। सिर्फ यूरेनियम जो है ये जीवाश्म ईंधन नहीं है बल्कि एक तत्व है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? कोयला, नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल, सौर ऊर्जा। तो आपको कुछ देर पहले ही बताया था, अभी थोड़ी देर पहले, कि ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो कि अक्षय होते हैं, यानी कि अक्षय ऊर्जा स्रोत जिनका जो समाप्त नहीं होते, जिन्हें गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत भी कहा जाता है, वो नवीकरणीय स्रोत है जिसमें सौर ऊर्जा शामिल है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, सौर ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो सवाल है कि स्टार्च क्या है? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो स्टार्च यानी कि मंड ये पॉलीसैकेराइड है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का यानी कि विशेष प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं स्टार्च, और ये पॉलीसैकेराइड होते हैं। ठीक है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ कि प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वभक्षी और हरित पादप। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा इसका प्रथम पोषक स्तर, यानी कि जो पोषण का पहला स्तर है। तो पोषण का पहला स्तर कौन है? सूरज से पेड़ पौधे ही अपना भोजन बनाते हैं डायरेक्ट, तो ये प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आएंगे, इसलिए यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, हरित पादप। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो यह है कि पास्तुरीकरण संबंधित है दूध के निर्जमीकरण से, निर्जलीकरण से, किण्वन से और आसवन से। तो इसका सही विकल्प है ए, दूध के निर्जमीकरण से। और क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि ओजोन छिद्र का कारण है, यानी कि ओजोन के क्षेत्र में जो बढ़ोतरी हो रही थी क्यों हो रही थी? ए एसिटिलीन के कारण, एथिलीन के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, मीथेन के कारण। तो इसका जो सही जवाब है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ठीक है, 4 विकल्प दिए हुए हैं। यहाँ बिल्कुल सिंपल जवाब है लीवर, यानी कि बी विकल्प। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत या लीवर। अब बढ़ते हैं वर्ष 2017 के सवालों की तरफ। तो ये वर्ष 2017 में 13 प्रश्न आए थे विज्ञान और पर्यावरण से। ठीक है, तो पहला ये था कि अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? विकल्प दिए हुए हैं ए बी सी डी, एम्बलिका ऑफिसिनेलिस, पेपेवर सोमनीफेरम, रोवाल्विया सर्पेंटाइना, सिंकोना स्पीसीज।
तो इस सिंकोना से तो नहीं है भाई, है ना। तो क्या इसका सही विकल्प है पेपेवर सोम्निफेरम, बी विकल्प। और असल में जो ये अफीम बनाया जाता है ना, अफीम के जो पौधा होता है उसका फूल से इसको बनाया जाता है अफीम को। और मतलब फूल में छेद करके दूध दूध से इसको बनाया जाता है, और इसी से यानी कि अफीम से ही लास्ट में हीरोइन बनता है, एक मादक द्रव्य है वो बनता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो यह है कि विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित कब किया गया। विकल्प दिए हुए हैं 75, 80, 1996, 2008। तो यहाँ पे विश्व से किसी भी बीमारी के उन्मूलन की घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा की जाती है। अब सवाल यह है कि विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित कब हुआ। तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी, 1980 में। 8 मई 1980 को इसकी घोषणा की गई थी चेचक का। और भारत इस संदर्भ में 3 वर्ष आगे यानी कि वर्ष 1977 में ही भारत चेचक मुक्त हो गया था। और टीबी उन्मूलन का लक्ष्य जो है ये WHO के द्वारा 2030 घोषित किया गया है, जबकि भारत का लक्ष्य 2025 रखा गया है। इसके अलावा भारत यानी कि हमारा देश इंडिया वर्ष 2014 में पोलियो से मुक्त भी हो गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि जीवाणु भोजी भोजी यानी कि और या बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं। पहला पूंछ युक्त जीवाणु, दूसरा नवनिर्मित जीवाणु, विषाणु को संक्रमित करने वाले जीवाणु, या जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु। तो जो इसका सही विकल्प है वो है डी, जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु। एक्चुअली जो बैक्टीरियोफेज होते हैं जो कि गंगा नदी में भी पाए जाते हैं, ये वायरस होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित कर देते हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन होगा इनमें से। तो विकल्प ए है प्ररोह भाग यानी कि ऊपर का हिस्सा, बी मूल शीर्ष यानी कि जड़ का जो सबसे अंतिम हिस्सा हो वो वाला, सी परागकोश, डी पर्ण कोशिका। तो यहाँ पे क्या होगा। अब क्योंकि देखिए अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है, जनन कोशिकाओं में होता है, तो ये परागकोश जनन कोशिका ही है एक तरह से। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी परागकोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में। तो इसका जो सही विकल्प है वो है ठोस में, यानी कि जो ध्वनि की जो चाल है सबसे ज़्यादा ठोस में होता है। जैसे पढ़ते हैं ना ठोस द्रव गैस, तो ये इसी क्रम में इनका कम होता जाता है, सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। तो सबसे ज़्यादा इनका जो चाल होगा वो ठोस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। तो ये तो बिल्कुल ईजी है, आपको आना ही मांगता है ये वाला। कहाँ बनता है, रेटिना में। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा, डी दृष्टिपटल रेटिना में। ठीक है, बिना विकल्प देखे आपको याद होना चाहिए ये। और क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें कि मानव में गुर्दे निम्न में से किस प्रणाली के अंग हैं। देखिए गुर्दे की बात हो रही है, गुर्दा यानी क्या होता है, किडनी। तो विकल्प दिया हुआ है न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन मतलब हिंदी, खैर इसका जो सही विकल्प है वो है उत्सर्जन या एक्सक्रीशन से संबंधित है। तो जो गुर्दे हैं वो एक्सक्रीशन सिस्टम के भाग हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यह है कि निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। प्रोटोजोआ यानी परजीवी। ठीक है, हैजा, डिप्थीरिया, निमोनिया और मलेरिया। देखिए अगर यहाँ पे जो विकल्प दिया हुआ है ना वो है, इसका सही विकल्प है मलेरिया। लेकिन अगर मलेरिया न दिया होता तो विकल्प सी सही होता, क्योंकि निमोनिया ऐसा बीमारी है जो वायरस से ही फैलता है, बैक्टीरिया से ही फैलता है, प्रोटोजोआ से ही फैल जाता है। मतलब बड़ा अजीब टाइप का है निमोनिया स्पेसिफिक तरीके से। लेकिन यहाँ पे सिंपल सा है कि प्रोटोजोआ से मलेरिया फैलता है। अब हम हैजा की बात कर लें तो ये हैजा जीवाणु से फैलता है। ठीक है, और डिप्थीरिया की बात करें तो ये भी जीवाणु से फैलता है। और निमोनिया ऐसा है कि जो प्रायः विषाणु से ही फैलता है, लेकिन जीवाणुओं से भी फैल जाता है और कभी कभी एक दूसरे के संपर्क में आने पर भी
निमोनिया फैल जाता है। और अक्सर जो निमोनिया है छोटे बच्चों को हो जाता है। तो इसका सही विकल्प है डी, मलेरिया। प्लाज्मोडियम परजीवी है ना, और इसका जो वाहक है वो मादा एनीफ्लीज मच्छर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कि निम्न में से किसे एक स्नेहक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। विकल्प है क्यूप्राइट, ग्रेफाइट, हेमाटाइट और क्रायोलाइट। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को लुब्रिकेंट के तौर पर भी प्रयोग किया जाता है, विकल्प बी। थोड़ी सी क्यूप्राइट की बात कर लें बारे में, तो ये तांबे का अयस्क है। इसके अलावा हेमेटाइट की अगर हम बात करें तो ये लोहे का अयस्क है, और क्रायोलाइट की बात करें तो ये एल्युमिनियम का अयस्क है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ कि हास्य गैस कौन सी है। तो विकल्प दिए हुए हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो नाइट्रस ऑक्साइड है ना, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। ये गैस हंसाने का काम करता है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करें तो इसके औषधीय उपयोग हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तड़ित बिजली चमकना से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। क्या होता है, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। तो ऐसा क्या होता है जिससे वृक्ष में आग लग जाता है, तो इसका सही विकल्प है ए, इसमें ऊष्मीय ऊर्जा होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। विकल्प दिया हुआ है विटामिन ए मैकुलन, विटामिन बी मैकुलन, विटामिन सी जेम्स लिंड, विटामिन डी पॉल मूलर। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है यानी जो सही सुमेलित नहीं है वो डी विकल्प है, पॉल मूलर। देखिए विटामिन डी की खोज हॉपकिंस के द्वारा की गई थी, और विटामिन ए बी की खोज मैकुलन के द्वारा की गई थी, और विटामिन सी की खोज जेम्स लिंड के द्वारा की गई थी। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, विटामिन बी और सी ये जल में विलेय हैं, यानी कि जल में घुल जाते हैं, जबकि ए डी ई के ये जो विटामिन है ये जल में नहीं बल्कि वसा में घुलते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ कि लेंस की शक्ति मापी जाती है। विकल्प दिया हुआ है डाईऑप्टर, इयान, ल्यूमेन, कैंडेला। तो लेंस की शक्ति को मापा जाता है डाईऑप्टर में। अब बढ़ते हैं वर्ष 2018 की तरफ। तो 2018 में ना मात्र 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन था कि भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है। तो मध्य प्रदेश, केरल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो अब ये वर्ष 2018 क्वेश्चन था। ठीक है, और इसका जो सही विकल्प है वो है सी, सिक्किम। तो सिक्किम को 18 जनवरी 2016 को पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य घोषित किया गया था, विधिवत। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि मेट्रोपॉलिटन शहरों में निम्नलिखित में से कौन सा या से मुख्य वायु प्रदूषक हैं। विकल्प दिए हुए हैं ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है ना वो इसका बी है, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। इसका वजह ये है क्योंकि महानगरों में जो मुख्य प्रदूषक है तो उसमें सबसे नंबर 1 पे सल्फर डाइऑक्साइड आता है, उसके बाद सेकेंड नंबर पे नाइट्रोजन ऑक्साइड आता है। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि सबसे पहले यानी बी विकल्प में ही सल्फर डाइऑक्साइड सबसे पहले दिया हुआ है इसलिए विकल्प ये सही होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि जो जितने भी प्रदूषक हैं ये सभी वायु प्रदूषक हैं, लेकिन मुख्य प्रदूषक नंबर 1 पे सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड, और थर्ड नंबर पे आता है सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, और फोर्थ नंबर पे आता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और फिफ्थ नंबर पे आता है ओजोन, और सिक्स्थ नंबर पे आता है बेंजीन, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रदूषण के मामले में बहुत कम योगदान है। तो यहाँ पे सही विकल्प है बी, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि निम्न में से कौन सी औषधीय फसल है।
विकल्प दिए हुए हैं, ए गन्ना है, बी घृत कुमारी है, सी कपास है, डी महुआ है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है घृत कुमारी या एलोवेरा। ये औषधीय फसल है और इसका आजकल किसमें, ये जो सौंदर्य प्रसाधनों में इसका उपयोग किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि हरे पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिसमें प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है। ए रासायनिक ऊर्जा, बी भौतिक ऊर्जा, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो है ए रासायनिक ऊर्जा। मतलब क्या है, ठीक है भाई, भौतिक ऊर्जा का प्रयोग कर रहा है, सूरज का रोशनी ले रहा है, लेकिन अंदर क्या है, इसका खाना बन रहा है ना, पेड़ पौधे का कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, रासायनिक ऊर्जा का, सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है। विकल्प है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, बी है 80 से 100 हर्ट्ज, सी है 2 लाख से 4 लाख हर्ट्ज और 0 से 20 हर्ट्ज। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अब देखिए 20,000 हर्ट्ज की बात करें ना, ऐसा मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आता वो आवाज़, क्योंकि 1 सेकंड में फ्रीक्वेंसी 20,000 चल जाता है तो आवाज़ सुनाई नहीं देता वो, और 20 अपने लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि ये अंतिम सीमा है 20 हर्ट्ज जिसको हम सुन सकते हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए। अब बढ़ते हैं हम वर्ष 2019 की तरफ। मात्र 7 सवाल आए थे 2019 में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये था कि कौन सा प्रदूषण नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है, यानी कि किस प्रदूषण से नॉक नी सिंड्रोम बीमारी होता है। फ्लोराइड, मर्क्यूरी, आर्सेनिक, कैडमियम। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो है फ्लोराइड। फ्लोराइड की वजह से नॉक नी सिंड्रोम होता है। नॉक नी सिंड्रोम में असल में होता क्या है कि नॉक यानी चलो खटखटाना, नी यानी घुटना, सी यानी सिंड्रोम यानी बीमारी। मतलब इसमें क्या है ना, घुटना या फिर जो शरीर के जहाँ पे जोड़ वगैरह ना बहुत अजीब टाइप से मुड़ जाते हैं, अजीब टाइप से घूम घाम जाते हैं ये, तो उसी को कहा जाता है नॉक नी सिंड्रोम। और ये फ्लोराइड प्रदूषण की वजह से ये बीमारी होता है। और मर्क्यूरी की बात करें, पारा प्रदूषण से मीना माता रोग होता है। ये जापान में स्टार्ट हुआ था मीना माता एक जगह पे, इसलिए इस बीमारी का नाम मीना माता रख दिया गया। आर्सेनिक से ब्लू फूट कैंसर जैसे बीमारी होती है प्रदूषण से। और कैडमियम से इताई इताई बीमारी होता है, कैडमियम प्रदूषण से, है ना। अब आगे बढ़ते हैं कि एक ही पौधे के एक पुष्प के परागण से, परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण कहलाता है। क्या होगा, स्वपरागण, है ना। ये सिंपल आंसर, लेकिन स्वपरागण तो कहीं पे है नहीं दिया हुआ है। स्वक युग्मन, सजात पुष्पी परागण, पर परागण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सही विकल्प है ए स्वक युग्मन, जिसे कि ऑटोगेमी कहा जाता है, या स्वपरागण। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए स्वक युग्मन। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें कि मनुष्य की मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है। विकल्प दिया हुआ है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि मनुष्य की मुख गुहा में जो पाचन होता है, पहले जो पाचन प्रारंभ होता है वो स्टार्च या मंड का होता है। अब क्योंकि स्टार्च तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये स्टार्च का ही एक रूप है। तो यहाँ पे विकल्प सी सही हो जाएगा। असल में होता क्या है कि जो लार जो होता है हम लोग के मुंह में खाना खाते वक्त जो निकलता है, उसमें टाइलिन एंजाइम स्रावित होता है और वो खाने को, कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदल देता है, ठीक है, यानी कि स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है। विकल्प ए दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, बी दिया हुआ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी है नाइट्रस ऑक्साइड और डी है मेथेन। तो पूछा है कि वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो विकल्प दिए हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का ही हो। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें तो इससे वैश्विक तपन को ज़्यादा महत्व तो नहीं है, या ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार नहीं है, कम है बल्कि ये। तो यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो ये भी ग्लोबल वार्मिंग में ज़्यादा योगदान नहीं देता। लेकिन अगर हम जल वाष्प की बात करें तो जल वाष्प सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है वैश्विक तपन के लिए।
ये 36.70% योगदान देता है वैश्विक ताप को बढ़ाने के लिए, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड मात्र 9.26% योगदान देता है वैश्विक तापमान को बढ़ाने के लिए। और मीथेन गैस की बात करें तो ये 4.9% योगदान देता है। और ओजोन की अगर हम बात करें तो ओजोन 3.7% योगदान देता है वैश्विक तापमान को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा इन विकल्पों में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ए विकल्प है ना। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। विकल्प है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। देखिए ये चारों तत्व हमारे शरीर में पाए जाते हैं और मूलभूत तत्व हैं हमारे शरीर के लिए। तो इनका जो सही विकल्प है कि सबसे अधिक प्रतिशत होता है ऑक्सीजन का, उसके बाद होता है कार्बन का, फिर होता है हाइड्रोजन, उसके बाद जाके आता है नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन की बात करें तो 65% हमारे शरीर में ऑक्सीजन, 18.5% कार्बन, 9.5% हाइड्रोजन और 3.2% नाइट्रोजन पाया जाता है। तो सर्वाधिक मात्रा में हमारे शरीर में ऑक्सीजन पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है। विकल्प दिए हुए हैं ए बी सी डी। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो इसका है विकल्प ए, अवसादकारी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से कौन सी कोशिकाएं मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करती हैं। देखिए दो हार्मोन होती हैं, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन, है ना। तो एंड्रोजन हार्मोन को मेल हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इसको स्रावित कौन करता है। विकल्प दिया हुआ है सर्टोली के कोशिकाएं, लैंडिंग कोशिकाएं, जर्मिनल कोशिकाएं या म्यूकस कोशिकाएं। तो जो सही विकल्प है वो है लैंडिंग कोशिकाएं। और ये जो एंड्रोजन, सही विकल्प है इसका लैंडिंग कोशिकाएं। और ये जो एंड्रोजन हार्मोन्स होते हैं ये मतलब व्यक्ति के यानी कि पुरुष के गुणों के विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं और उनके अनुरक्षण का भी कार्य करते हैं। इसके अलावा ये जो लैंडिंग कोशिकाएं होती हैं इनके द्वारा जो हार्मोन स्रावित होते हैं उसके नाम है टेस्टोस्टेरान और एंड्रोस्टेनिडियोन और DHEA। ये एंड्रोजन हार्मोन्स हैं जिन्हें मेल हार्मोन्स भी कहा जाता है। तो ये था वर्ष 2015 से 2019 तक जनरल साइंस और इन्वायरमेंट से पूछे गए अब तक वर्ष 15 से 19 तक सवाल MPPSC के थ्रू। और नेक्स्ट वीडियो में हम MPPSC के लिए भारत की राज्य व्यवस्था से 20 प्रश्नों का एक सेट लेकर आ रहे हैं। जब तक इंतज़ार करें। और ये वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें। नमस्कार, जय हिंद।